गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी क्लास जो है वो वैश्वीकरण के संदर्भ में जो इसके सकारात्मक परिणाम है उस पर होगी। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण विश्व स्तर पर चलने वाली वो अवधारणा है जिस अवधारणा के माध्यम से हम संचार, तकनीक और परिवहन का एक मिश्रित स्वरूप इस अर्थ में पाते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इस पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग किसी भी क्षेत्र के अंदर जो आधुनिक बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हो, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में हो, उनके सहभागी बन रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वैश्वीकरण जो है उसका सकारात्मक परिणाम क्या रहेगा और किस अर्थ में इसकी चर्चा की जाती है। मेरे पास एक पीडीएफ है जो आपकी स्क्रीन पे जल्दी शो होने वाली है। इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वैश्वीकरण की जो प्रवृत्ति है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। देखिए, हमने जो वैश्वीकरण का स्वरूप पढ़ा, इस स्वरूप के अंदर मुख्य रूप से क्या देखा गया। अधिकांश विद्वान इसे एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। उनका मानने का जो आधार है वो यही है कि इससे आमूलचूल परिवर्तन होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आधार पर भी बदलाव होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक आधार पर जो बदलाव हैं वे किस रूप में है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारा अध्ययन देख एक विशेष प्रकार की, सबसे पहले ये प्रक्रियाएं क्या आर्थिक क्षेत्र में लाभप्रद, विदेशी निवेश के क्षेत्र में या कोई अन्य बिंदु होगा, उन परिणामों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले इस ऐप पर ही ये पूरी पीडीएफ आपको भेज दी है। जब आप स्टडी मटेरियल वाले कॉलम को यस करेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जब आप बाद में भी इसको आराम से लिख सकते हैं, जिससे मैं चाहता हूं कि अपना लिखने का समय खराब नहीं हो और आप इसको भली भांति समझें। 20वीं शताब्दी के अंत से जब वैश्वीकरण पर जोर दिया जाने लगा तब आर्थिक और राजनीतिक आधार पर इसकी काफी आलोचना हुई। अब प्रश्न उठता है कि उसकी आलोचना क्यों हो रही है। आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीतिक आधार पर लोगों को लगा कि वैश्वीकरण कोई प्रक्रिया है ही नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया को बहुत अधिक बल देकर लोगों को ठगा जा रहा है। इस आधार पर आलोचना हुई। इसके बाद भी विश्व के अधिकांश देश यह महसूस करने लगे कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए वैश्वीकरण जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम इकोनॉमिकल ग्रोथ करते हैं या कोई भी हम सोशल चेंज की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया आवश्यक मानी जाती है। भाई सीधी सी बात है, जब तक कोई चीज हमें दिखाई नहीं देगी हम उस वस्तु के बारे में जानेंगे कैसे, उसको अपनाएंगे कैसे। आज कोई भी फैशन का बिंदु है या कोई नया परिधान है या कोई नया व्यंजन है, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देखें, जब आपके सामने वो व्यंजन बनाने की नई विधि आती है तो आपके मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों ना हम उसको बनाकर देखें। तो ये भी तो वैश्वीकरण ही है, क्योंकि इसमें तकनीक के कारण इतना ज्यादा बदलाव हुआ है कि हमारी जीवन शैली में हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत अधिक संचार, तकनीक और परिवहन को सहभागी हिस्सा बनाने लगे हैं। 21वीं शताब्दी के आरंभ में इस प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हुई और आज स्थिति क्या हो गई है। आज विकसित और विकासशील देशों में वैश्वीकरण के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं और ये परिणाम नितांत रूप से न केवल मानवीय संबंधों का हित करते हैं, अपितु उनके लिए व्यक्तित्व विकास का एक नया मार्ग खुला है। पहला बिंदु है आर्थिक विकास। वैश्वीकरण के कारण खुले बाजार व्यवस्था डेवलप हुई और यह इसी सिद्धांत पर आधारित है। खुला बाजार किसे कहते हैं? खुले बाजार का अर्थ होता है जब कंपटीशन बढ़ता है। एक तो एक सिंगल दुकान हो और एक ही प्रोडक्ट की अगर 6-7 दुकान हो तो कंपटीशन बढ़ता है। तो खुली बाजार की संरचना में प्रतियोगिता अधिक होती है
तो उत्पादकों को कम से कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो अपना मार्जिन, अपना लाभ कम कर देंगे और कम से कम कीमत पर वो वस्तु को उत्पादित करता है। इससे एक और तो उद्योग धंधों का विकास होने लगता है और दूसरी ओर यह जरूरी हो जाता है कि उत्पादन की नई तकनीक को काम में लाया जाए। देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया जाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इनकी लड़ाई में उपभोक्ता को कम कीमत पर अच्छी वस्तु उपलब्ध होने लगती है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं बिस्किट के पैकेट का। बिस्किट का कोई पैकेट अगर हमारे किसी बड़े बुजुर्ग से हम पूछे कि बिस्किट कौन सा, तो वो एक ही चीज समझता है, पार्ले जी, जिसमें बच्चे का छोटा चित्र बना होता है। यानी हमारी पुरानी पीढ़ी पार्ले जी को ही बिस्किट का पर्याय मानती है। लेकिन जब खुला बाजार आया, कंपटीशन आया, नई नई कंपनियां मार्केट में आई, हमारा वैश्विक बाजार उन्नत हुआ, तो आज आप ताज्जुब करेंगे बिस्किट बनाने वाली भारत में 168 कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये 168 में से भी 100 कंपनियां तो ऐसी हैं जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंसल्ट, यानी वैश्वीकरण के कारण उन्होंने बाजार अपना बनाया है भारत की संरचना में। सबसे ज्यादा खाड़ी देशों की कंपनियां हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के रूप में अमेरिकन कंपनी है, मतलब बहुत कंपनियां हैं। एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, उपभोक्ता के सामने एक विकल्प है। आप जरूर नहीं पार्ले जी खाएं, आप उसमें क्रीम बिस्किट्स में जा सकते हैं, आप उसमें दूसरे प्रकार के नमकीन या फ्लेवर्ड जो आ गए हैं, जिसमें कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चिली फ्लेवर का भी बिस्किट आएगा। तो ये अवसर कब मिला, जब वैश्वीकरण के कारण कंपनियों में घमासान प्रतिस्पर्धा हुई। तो वैश्वीकरण का सबसे पॉजिटिव फायदा क्या होता है, ग्रोथ होती है, उपभोक्ता को कम कीमत पर अच्छा सामान मिलता है और उसके सामने सामान खरीदने के विकल्प होते हैं, वो अच्छे से अच्छा सामान चुन सकता है। दूसरा पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि। देखिए, कोई भी सामान हम बाजार में खरीद रहे हैं, हम उपभोक्ता के रूप में पैसा देते हैं। अब सपोज हमारे उपभोक्ता ही विदेशी हो तो निश्चित तौर पर डॉलर बरसेगा, विदेशी मुद्रा का प्रचलन बढ़ेगा। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। आज कोई टायर बनाने वाली कंपनी जापान में है और वो वैश्वीकरण के कारण भारत में दिल्ली के पास अपना एक संस्थान लगाती है, तो निश्चित तौर पर वो फॉरेन का जो पैसा है वो इंडिया में लगेगा और इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो शायद मल्टीनेशनल कंपनियों को इंडिया में व्यापार के लिए आने का अवसर नहीं मिल पाता। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आज विश्व के अधिकांश देश ऐसे हैं जिनके पास पूंजी की कमी है, लेकिन उनके पास कच्चा माल ज्यादा है, खनिज पदार्थ है। कच्चे माल होने की वजह से वो लोग उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो निर्धन है। लेकिन बड़ी कंपनियां वैश्वीकरण के कारण वहां पहुंचती हैं, अपने पूंजी का उपयोग करती है, संसाधन विकसित करती है, कच्चा माल उनसे खरीदती है, उनका दोहन करती है। तो उससे दो फायदा होगा, वहां के लोकल लेबर को रोजगार मिल रहा है, प्रोडक्शन बन रहा है और उस देश की अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जहां नितांत अकेले थे वहां उनको फायदा मिल रहा है। विकासशील और पिछड़े देशों में पूंजी निवेश होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ने लगती है। तीसरा बिंदु इसमें है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। सीधी सी बात है, अगर वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रभावी नहीं होती तो ना हमको कोई अवसर मिल पाता देखने का कि नया क्या हो रहा है, किन क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो सकता है, किन क्षेत्रों में संभावनाएं तराशी जा सकती है, शायद हमको जानकारी नहीं होती। वैश्वीकरण के कारण लोगों को उद्योग, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, संचार, इन क्षेत्रों में अपनी क्वालिटी बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। वो अपनी एबिलिटी को, योग्यता को बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, कुशलता को बढ़ा रहे हैं। आज एक बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में जाकर रोजगार के कई अच्छे अवसर प्राप्त कर लेते हैं और सबसे ज्यादा जो अवसर मिलता है वो मिलता है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। कुछ लोग जब इस तरह का कार्य करते हैं तो हालांकि उनकी आलोचना होती है, लोग कहते हैं प्रतिभा का पलायन हो रहा है, ये इसका एक नेगेटिव सेंस है। लेकिन हमको यहाँ पॉजिटिव सेंस में समझना है कि इस प्रतिभा पलायन से कमजोर देशों को नुकसान नहीं होता, ये धारणा गलत है। लेकिन बहुत से विद्वान, वैज्ञानिक, डॉक्टर, मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी, फाइनेंस स्पेशलिस्ट, वित्तीय विशेषज्ञ, इंजीनियर, शिक्षाविद विदेशों से जब नई जानकारी, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर अपने देश में
उस टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ता है, लोग उसके बारे में जानते हैं। देश के लिए ये योगदान कम नहीं है कि वो अनेक प्रकार की कंपनियां या रोजगार के नए अवसर पैदा करती है, और न केवल आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, वरन वैश्वीकरण के कारण रोजगार के अवसरों में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। देखिए, मैं एक छोटा सा इसमें आपको एक किस्सा शेयर करूंगा जो आपको बताएगा कि किस तरह वैश्वीकरण किसी भी देश को नई दिशा दशा प्रदान कर सकता है। आप लोगों ने एक बहुचर्चित हिंदी फिल्म देखी होगी, स्वदेश। उस फिल्म के अंदर जो अभिनय करने वाला नायक है वो अपने गांव में बिजली पैदा करना चाहता है। इस छोटे उदाहरण से आप समझ पाएंगे वैश्वीकरण कैसे कारगर है। उसने देखा कि उसके गांव के अंदर खूब पानी आता है, पानी फैल भी जाता है, कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है और गांव के लोग अंधेरे में रहते हैं। वहां कुछ लोगों का सहयोग लेकर वो एक एनीकेट बनाता है। एनीकेट बनाने के बाद वो जो बाहर की पढ़ाई पढ़ के आया था उसी ज्ञान के आधार पर उसने एक बिजली पैदा करने वाला संयंत्र बनाया। टैंकर में पानी इकट्ठा किया, उसमें बाजार से मोटर वगैरह लाके लगाई, और परिणाम क्या निकला? कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद वहां जब पानी उसमें इकट्ठा हुआ, टरबाइन चला और गांव में बिजली पैदा हो गई और लोग रात्रि के समय खुशियां मनाने लगे। इस उदाहरण से आपको समझना ही है, वो गांव एक छोटा देश मान लीजिए, वो लड़का जो उस गांव का विकास करना चाहता है वो ये मान लीजिए बाहर से टेक्निक करके या टेक्निक प्राप्त करके आया है और किसी अन्य स्थान पर हो गया, मतलब वैश्वीकरण की वजह से उसके बाद तकनीक आई, परिवहन के माध्यम से उसने शिक्षा प्राप्त की और संचार के माध्यम से उसने लोगों को एजुकेटेड किया, और इस फिल्म के माध्यम से उसने वहां बिजली पैदा की। ये मात्र एक महज उदाहरण नहीं है, इसको आप इस अर्थ में समझें कि इससे आपदा में भी अवसर पैदा होता है। लोग ऐसी विकट स्थितियों के अंदर नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, तो ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। आज हम विश्व स्तर पे बात करें तो पेरू एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, वहां के लोगों ने मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त की, बाद में पढ़कर लोग वहां पहुंचे तो पेरू का आर्थिक विकास हुआ। विश्व पटल पर यदि हम खाड़ी प्रदेशों की बात करें तो वहां एक इमेज बनती है कि शेख वगैरह वहां ऐश एंजॉय मनोरंजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने उस रेगिस्तान के अंदर जन्नत को बसा दिया है। क्यों? उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने बाहर के देशों से बौद्धिक प्रतिभाओं को लाकर अपने अरब कंट्रीज को डेवलप किया है। यानी रेगिस्तान में समंदर, समंदर में जन्नत, ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह वैश्वीकरण का परिणाम है। अगले बिंदु के रूप में कृषि उत्पादन में वृद्धि। देखिए, कुछ पढ़ने से पहले आप एक उदाहरण समझिए। एक किसान परंपरागत गोबर की खाद और हल से लेकर खेत में काम कर रहा है, कितना प्रोडक्शन होगा? उसको जानकारी नहीं कि रासायनिक खाद भी कुछ चीज है, उसको जानकारी नहीं कि कीटनाशक भी कुछ चीज होती है, या फिर उसको जानकारी है भी तो वो कुछ भ्रम के कारण उन चीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वैश्वीकरण बढ़ा, हमारे यहाँ पर हॉलैंड की टेक्नोलॉजी आई, तो हमारा जो हल था उसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। अब आप देखिए किसान की जिंदगी कितनी सहज हो गई। उस ट्रैक्टर में पीछे पार्ट में फल लगाकर हल जोत सकता है, थ्रेसर लगाकर वो अनाज अलग कर सकता है, ट्रॉली लोड करके वो कोई भारी भरकम सामान को ले जा सकता है। तो हॉलैंड की ये ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी जब इंडिया में वैश्वीकरण के कारण आई है तो कृषि का उत्पादन बढ़ा। ना केवल कृषि में उत्पादन बढ़ा है, हम एक हाईटेक एग्रीकल्चर के कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व के विकसित देशों ने खेती के ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे उपकरण विकसित कर लिए कि उसमें भूमि पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कुछ विशिष्ट प्रकार के बीज, संकर बीज बनाकर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कलमी पेड़ का प्रयोग करके फलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, ये ज्ञान हमें कहां से मिलता है? ये ज्ञान मिलता है वैश्वीकरण की वजह से। मैं राजस्थान का उदाहरण दूं तो संतरा जो नागपुर की पहचान था महाराष्ट्र की, आज राजस्थान के बस्ती क्षेत्र में बहुत से लोगों ने संतरे की खेती चालू की है, रतन जोत की खेती चालू की है। तो ये कहां से हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो इस तरह वैश्वीकरण के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका ये पॉजिटिव सेंस है। कभी कभी मौसम के प्रतिकूल होने के बाद भी कुछ लोग अकाल जैसी समस्या का सामना नहीं करते, क्योंकि उनके पास अपने खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने की नई टेक्नोलॉजी है। वो उसके सब्स्टिट्यूट में खेती करने लगे हैं, और सबसे ज्यादा है औषधीय पादप उगाकर उन्होंने अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया है। अगला बिंदु है वैश्वीकरण के कारण
जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, क्योंकि जब उसके सामने एक नया अवसर आता है तो व्यक्ति उनका उपयोग करके अपने जीवन स्तर में सुधार करता है। अब मैं स्वास्थ्य के उदाहरण से आपको समझाता हूं कि जीवन की गुणवत्ता में वैश्वीकरण ने कैसे इंप्रूवमेंट किया। आप कल्पना कीजिए, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी को दिल का दौरा पड़ा होगा तो सारा सदमे में माहौल, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नब्ज देखी, क्योंकि पहले उतनी हमारी चिकित्सा सुविधाएं संपन्न नहीं थी। कोई धनाढ़ वर्ग से व्यक्ति है तो उसके पास जाकर वो हृदय की चिकित्सा के बारे में सोच सकता था। आज दृश्य बदल चुका है। 2021 के भारत में सामान्य आम आदमी अपने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के साथ जब वो जीवन जीता है, सरकारी नीतियां उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। अगर उसको हार्ट अटैक आता है तो उसको एक नए अर्थ में एक ट्रीटमेंट के रूप से देखा जाता है, उसको अवसर दिए गए हैं। भारत में यहाँ तक कि हृदय प्रत्यारोपण तक की तकनीक आ गई है। लीवर डैमेज की स्थिति में पहले मृत्यु दर अधिक थी, आज लीवर के अंदर पार्ट चेंज कर लिए जाते हैं, यानी 20% लीवर काम भी कर रहा हो तो व्यक्ति के जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। आज हम किडनी ट्रांसप्लांट करने की विधि पर पहुंच गए हैं, जबकि किसी जमाने में गुर्दा खराब होने पर लोगों की मृत्यु दर अधिक होती थी। ये टेक्नोलॉजी कहां से आई? हम लोग बाहरी दूसरे देश जो इन तकनीक से संपन्न थे उनके संपर्क में आए, उनका आदान प्रदान हुआ। तो वैश्वीकरण अगर नहीं होता तो ना केवल हमारा स्वास्थ्य बल्कि हम जीवन के बहुत से मोड़ पे पिछड़ जाते। तो जीवन की गुणवत्ता में जो सुधार की जो बात है, आज हम डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं तो अर्थ इसका आर्थिक लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से, मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य से नए नए कुछ ऐसे अवसर जो विदेशी संस्कृति के किसी जमाने में एक परिचय की बात होती थी, आज वो सभी स्थानों पर सहज सुलभ आधार पर प्राप्त हो रही है। विकासशील देशों के सामने जीवन से जुड़ा हुआ एक मुख्य प्रश्न सोशल जस्टिस का है, सामाजिक न्याय। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय के स्वरूप में भी वृद्धि हुई है और न्याय के अवसर बढ़े हैं। आप सोचिए, कोर्ट कचहरी के अंदर जब न्याय की बात होती है तो जज साहब के सामने वकील बहस करते हैं और मुलजिम को बुलाया जाता है। अभी जो कोविड-19 का प्रभाव रहा, आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनलाइन कोर्ट चल रही है। इट मीन्स बंदी जेल में है, परिवादी अलग स्थान पर है, एडवोकेट अपने चैम्बर में, जज अपने घर पर है और ऑनलाइन कंसल्ट करके पता लगा बहस चल रही है और ऑनलाइन कोर्ट लगकर निर्णय भी हो रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया सोशल जस्टिस के क्षेत्र में? क्योंकि वैश्वीकरण किया, वैश्वीकरण के कारण हमने उस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने की मंशा बनाई, तो आज हमारे जीवन में गुणवत्ता का सुधार हो रहा है। अगले परिप्रेक्ष्य में, अगले बिंदु में एक महत्वपूर्ण बिंदु है महिलाओं में जागरूकता, अवेयरनेस कैसे बढ़ी है। देखिए, भारत का यदि हम प्रारंभिक स्वरूप देखें तो अक्सर यहाँ पर एक और हम स्त्री के पूजने की बात करते हैं और अक्सर कह दिया जाता है कि यत्र नार्यो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन जो सत्य है वो आप सभी वाकिफ हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार कितना ज्यादा है। उसे अपने अधिकारों के प्रति सजगता नहीं है और उसी का प्रभाव है कि वो शोषण के शिकार रहती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं में जागरूकता की दृष्टि से वैश्वीकरण एक रामबाण उस दिश से हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में विशेष योगदान दिया। पश्चिमी देशों की तरह अब भारतीय महिलाएं भी वैसे प्रभावशाली संगठन बनाने लगी है, अपनी किटी पार्टीज, अपने क्लब के माध्यम से डिस्कशन करने लगी हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति न केवल सजग हुई है बल्कि उनकी रक्षा भी कर सकती है। और आज स्थिति क्या है, नॉलेज के ज्यादा होने से, शिक्षा के प्रभाव बढ़ने से आज पुलिस, सेना, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा, उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। न केवल वो संसद में बैठकर नीति बनाने में अपना योगदान दे रही है, वरन किसी भी क्षेत्र में यदि कहीं अन्याय होता है तो प्रखर रूप से अपनी आवाज को उठा सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आई। एक छोटा सा उदाहरण इसमें, गत वर्ष दिसंबर के माह में एक अजीब सा अखबार की हेडलाइन आई कि किसी देश विशेष में गर्भाधान के संदर्भ में कोई कानून बना और वहां की महिलाओं ने सड़कों पर जश्न मनाया। अब आप सोचिए, गर्भ में किस बालक को रखना है नहीं रखना है, ये अधिकार महिला का है, ना कि उसके परिवार का या जाति समुदाय का। परंपरा के नाम पर अबॉर्ट करवाने की जो प्रक्रिया थी, ये किसी राष्ट्र विशेष का मूल्य था
इस चीज को जब हिंदुस्तान की महिलाओं ने देखा होगा, सुना होगा संचार के माध्यम से, तो उनमें भी नई जागृति आई कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। तो कुछ ऐसे मुद्दे जिनको छिपाया जाता है, जिनके बारे में हमारे यहाँ भारतीय समाज में बात करने की परमिशन नहीं है, ऐसे मुद्दों को भी वैश्वीकरण ने चर्चा का बिंदु बनाया है। ये सबसे बड़ी महिलाओं की जागरूकता का परिणाम है। नेक्स्ट बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ने से वैश्वीकरण की भूमिका बड़ी सक्रिय रही है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जब पारस्परिक सहयोग बढ़ता है तो शांति और मैत्री का नया युग आरंभ होता है। देखिए, इस बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों के मध्य में जो एक दूरियां थी वो कम हुई है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो। तरह तरह के सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं, यूएनओ अपने स्तर पर मीटिंग्स करता रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से होती है तो लोग इनके प्रति सजग होते हैं, अपने मुद्दों को रख सकते हैं। कहीं मानवाधिकार का मामला आता है तो वैश्वीकृत स्थिति में यूएनओ में इसकी आवाज, इसकी गूंज सुनाई देती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस आधार पर डेवलप हुआ? ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ। अगर यहाँ तकनीक नहीं होती, अगर यहाँ पर परिवहन नहीं होता, तो निश्चित तौर पर हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कल्पना नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इसके सकारात्मक पक्ष है। कल मैं नई बिंदु के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आप इसी ऐप के ऊपर एक ऑप्शन आता है स्टडी मटेरियल, वहां पे जाकर इस पूरी क्लिप को जो पीडीएफ फॉर्म में है आप इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन भी इसका वीडियो आ जाएगा। आप इसे देखें, इसे समझने का प्रयास करें। कोई बात हो या कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं।